बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आपके साथ मैंने शेयर करनी है। कल एक प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान जो है वो लॉन्च किया है। उसका नाम है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। इसका जो मकसद है वो ये रखा गया है कि जो जीसीसी कंट्रीज है, इसका एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन की कॉपी ये बताती है कि इसका मकसद जो जीसीसी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं उसमें शामिल है एग्रीकल्चर, मिनरल्स, आईटी और एनर्जी। ये बेसिकली जो सेक्टर्स हैं इनके लिए इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो ख़ास चीज़ है, इसकी एक एपेक्स कमेटी बनाई गई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं, इसमें आर्मी चीफ भी हैं, चारों चीफ मिनिस्टर्स हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है वो आर्मी की जानब से होंगे। और इस कमेटी के इससे जो नेशनल फैसिलिटेशन काउंसिल है, इन्वेस्टमेंट काउंसिल है, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्ट करेंगे एज ए सेक्रेटरी ऑफ दिस स्पेशल काउंसिल। इसमें मैं आपको बताऊं कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है। उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी आर्मी के लोग शामिल हैं। डीजी आर्मी, डायरेक्टर जनरल के लेवल का आर्मी का जो है वो एज ए सेक्रेटेरिएट इसके लिए काम करेंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं। इसमें जो को-ऑप मेंबर्स भी हैं, सेक्टोरल डिवीजन्स भी हैं जिसमें डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, मिनरल है और एनर्जी डिवीजन है। इसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो ये हैं कि ये सिंगल विंडो फ्राहम करेगी। यानी अभी तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कोई लाना चाहते हैं तो आपको मुख्तलिफ मरकज़ी हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों से आपका वास्ता पड़ता है। तो एक सिंगल विंडो होगी जिसकी बाइस आप जो है वहाँ पे आपकी फैसिलिटेशन होगी। इन्वेस्टमेंट कितनी लाना चाहते हैं? इसमें 100 अरब डॉलर से लेके 120 अरब डॉलर तक है। लेकिन मैं इसके बारे में एक कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि उस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। ये जो प्रोग्राम है ये 5 से 8 साल के अंदर इस इन्वेस्टमेंट को लाना है। देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस टाइम, उसके लिए 3 फेजेस के प्रोग्राम की ज़रूरत है। एक शॉर्ट टर्म में, एक मीडियम टर्म में और एक लॉन्ग टर्म में। ये जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है ये शॉर्ट टर्म में शायद हमारे मसाइल का हल इसके पास नहीं है, लेकिन ये है बड़ी इम्पॉर्टेंट। ये पाकिस्तान की डायरेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके नतीजे में इस मुल्क की सिमत का तयन हो सकता है। वो सिमत में हमें बुनियादी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी अपने सिस्टम्स के अंदर, अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर। एक तो बड़ी खुशी की बात है, वो ये बात है कि हमारे जितने भी इस मुल्क के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें बैठे हैं, जो कम से कम इस टाइम एग्जेक्टिव पोजीशंस के ऊपर है। मैं आर्मी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आर्मी, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए इकॉनमी के फ्रंट पे कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट आपने इन प्लेस कर दिया है जिसके नतीजे में एक चीज़ों का तयन करने में जो है वो आसानी होगी। देखें, ये जो स्ट्रैटेजी थी इस मुल्क की पिछले 25, 30 साल, 40 साल के अंदर कि स्ट्रैटेजिक डेप्थ हमने हासिल करनी है थ्रू वेरियस मीन्स, मेरे ख्याल में ये इंडिकेट कर रहा है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि इसके नतीजे में फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो टेक्नोलॉजी लेकर आएगा। पैसे तो लाएगा लेकिन टेक्नोलॉजी लेकर आएगा। जब टेक्नोलॉजी लेकर आएगा तो पाकिस्तान में हमें
अपनी इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन को बेहतर करना पड़ेगा, हमें लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा, हमें मेजर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर एक पेज पे सबको लाकर इस मुल्क की इकॉनमी को एक सिमत का तयन करना पड़ेगा। अमन होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी तो टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी तो नए यूनिट्स लगेंगे, नए यूनिट्स लगेंगे तो रोज़गार होगा, रोज़गार होगा तो टैक्स आएगा, टैक्स आएगा तो सिम ठीक होगी। और हमें अपने रीजन के साथ अंदर भी ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, चूँकि अगर ये जो हमने 5-6 शोबे अपने रखे हैं इनमें कोई प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो प्रोडक्शन का फ़ायदा तब है जब उसको एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल भी किया जा सके। और जब इन्वेस्टर आएगा तो वो ये कहेगा कि आप अपने रीजन की चीज़ों को खोलें। आप अपने रीजन के अंदर ख़ासकर चाइना, ईरान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इनके साथ और जो आपके गिरदोनवा के मुल्क हैं उनके साथ अपनी ट्रेड को फ़रोग दें, क्योंकि जब तक आप ट्रेड को फ़रोग नहीं देंगे तब तक इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड नहीं मिलेगा उन्हें। और इन्वेस्टर जहाँ भी आता है वो टेक्नोलॉजी तो लाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कुछ पेशगी शराइत भी होती हैं। वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट चाह रहा होता है, उस इनेबलिंग इन्वायरमेंट में उसको लाने की और अपने प्रॉफिट्स बाहर ले जाने की इजाज़त हो तो तब भी वो इन्वेस्टमेंट का मॉडल कामयाब हो सकता है। और एक और बात, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस टाइम तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को साथ नहीं मिलाएंगे। पाकिस्तान का जो अपना इन्वेस्टर है और ख़ासकर जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं, जब तक उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेओर करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान है। शॉर्ट टर्म में हमारे पास इस टाइम बड़ा ज़रूरी है कि हमारा जो मुल्क है जिसमें डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है, हम डॉलर्स नहीं है हमारे पास, किसी तरह से उन डॉलर्स को मैनेज करें, चाहे हम अपने दोस्तों के ज़रिए करें या IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करके करें। मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ जाना पड़ेगा। IMF का प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर पेरिस जा रहे हैं और उन्होंने पेरिस जाकर IMF की MD से टाइम मांगा है। और आज जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अब इसको ऑफिशियली अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि आज अमेरिकन एम्बेसडर से फाइनेंस मिनिस्टर ने एक मुलाकात की है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि IMF को कन्विंस करने में पाकिस्तान की मदद करें। मैं समझता हूँ कि IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल के लिए भी आखिरी हद तक कोशिशें करनी चाहिए। नहीं होता तो शॉर्ट टर्म में हमें दोस्तों से पैसे लेने पड़ेंगे ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए, लेकिन अगली जो भी हुकूमत आएगी अक्टूबर-नवंबर के बाद उसको एक नए IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें डेट रीप्रोफाइलिंग भी करवानी पड़ेगी और उसमें चाइना का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मुश्किल रास्ता है आगे, आसान रास्ता बिल्कुल नहीं है, लेकिन मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं है। मुश्किलात और क्राइसिस हमेशा मौके भी पैदा करते हैं, तो हम उन मौक़ों को ग्रैब करें और अपनी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करें। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और सिविल जो लीडरशिप है वो एक दूसरे की टांगें खींचनी बंद कर दें और एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी के ऊपर खुदा का वास्ता है बैठ के बात कर लें। इसके नतीजे में ये मुल्क बेहतर हो सकता है। अभी भी मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है। अब वेस्ट ऑफ टाइम और लग्जरी का टाइम नहीं है हमारे पास, तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, वी शुड एक्ट टुगेदर। अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम करें, स्ट्रेंथ्स को
मल्टीप्लाई करें और इस इकॉनमी को स्टीयर करके बेहतरी की जानिब ले जाएं। ये हम बहुत मौके ज़ाया कर चुके हैं। मेरा ख्याल है इस जितना प्लान है इसकी कामयाबी का 1% चांस है, लेकिन हमें इस 1% चांस को भी पूरी ईमानदारी के साथ इस पे अमल दरामद करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी में भी इस्लाहत चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी इस्लाहत चाहिए, हर सतह पे हमें बेहतरी लानी पड़ेगी। तब ही इस तरह का एम्बिशियस प्लान जिसमें 100 से 125 अरब या 120 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए एपेटाइट क्रिएट की जा सकती है। अगर एपेटाइट नहीं होगी इस पूरे मुल्क के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को लाने की, तो वो कभी भी नहीं हो सकेगा। उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए सर्टेनिटी चाहिए, उसके लिए डायलॉग का रास्ता ओपन करें और इस मुल्क के ऊपर जितनी अशराफिया है, ख़ासकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशरी, मीडिया, ये चारों के चारों स्टेक होल्डर्स इस मुल्क के ऊपर रहम कर दें, तो तब भी ये मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।